हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन। तो देखो ये होता क्या है। तो आपने बोर थ्योरी में पढ़ा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। उस सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से रिलेटेड है तब तक किसी प्रकार का कोई एनर्जी एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं चलता, अर्थात टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, चाहे वो लोअर से हायर में जाए, हायर से लोअर में आए, इस प्रोसेस में जो है एनर्जी चेंज होता है। ये जो है प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के एक लेवल से दूसरे लेवल में आना जाना, यही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चलता है तो इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा ई जिसे हम बोलेंगे, वो उन दोनों एनर्जी लेवल की जो एनर्जीज हैं उनके डिफरेंस के बराबर होगा। इसी को हम बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हुए एक डेरिवेशन करते हैं, जिससे हमें उस एनर्जी चेंज का एक फॉर्मूला निकलेगा। फिर उस फॉर्मूले के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो कितना एनर्जी चेंज होता है। समझ गए ना। तो देखो हम ये देखते हैं कि ये है हमारा एटम। मान लिया जाए कि ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये है सेकेंड। इसी तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, अर्थात ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। अब मान लिया जाए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां पहुंच गया, अर्थात n1 से कहां पहुंच गया, n2। तो यहां पर जो डेल्टा E होगा वो E2, इसकी कितनी एनर्जी है इस लेवल में इलेक्ट्रॉन की, यहां पर क्या थी एनर्जी, इनके डिफरेंस के बराबर होगा। और ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां एनर्जी ज्यादा होती है, यहां एनर्जी कम होती है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। और उल्टा इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हायर एनर्जी लेवल में गया और फिर नीचे आ जाए, जंपिंग कर दे, इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग हो रही है, तो यहाँ का डेल्टा ई नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी कम है और यहाँ ज्यादा है। क्यों, क्योंकि एनर्जी चेंज डेल्टा ई हम निकालेंगे तो फाइनल स्टेट जहाँ इलेक्ट्रॉन आया है और इनिशियल स्टेट क्या है, वहाँ की क्या एनर्जी है, इन दोनों के डिफरेंस से हम एनर्जी चेंज निकालते हैं, डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं। समझ गए ना बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो इसी प्रक्रम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इस संक्रमण में कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई निकालना है आपको, तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर होगा। इसी के आधार पर हम डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। जब ऊपर जाएगा तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उत्तेजन, और जब ऊपर से नीचे आए तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक उदान। तो यही डेल्टा ई हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम यहां से आ जाए, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ एनर्जी लेवल्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब यह है कि डेल्टा ई दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर होगा जिनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चल रहा है। तो En आप जानते हैं, हमने ये डेरिवेशन पढ़ा है कि जो एनर्जी है किसी एनर्जी लेवल की वो होती है -2π² z²e4m² और h² में ये वैल्यू है। अगर हम इन डेल्टा ई के इस फॉर्मूले में एस देखो, यहाँ पर टोटल इसमें केवल n की वैल्यू चेंज होगी, मतलब यहाँ E2 तो हम यहाँ रखेंगे इसी वैल्यू को और बस यहाँ n2 कर दें, माइनस फिर माइनस ये हो जाएगी 2π वही, और बस यहाँ n1 आ जाएगा। इनमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लें और नेगेटिव पॉजिटिव को सही सेट कर दें। तो हमारे पास फॉर्मूला निकलाएगा यहाँ पर हमारा, समझ गए ना, कि 2π² z²e4m² और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n1² -1/n2²। चूंकि ये आपने देखा था कि ये वैल्यूज कांस्टेंट है,
मतलब ये सारे जितने भी कांस्टेंट रखे गए हैं इन सब की वैल्यूज को पुटअप किया जाए तो हम जानते हैं ये वैल्यू आती है, जूल में आती है 2.18 × 10⁻−18 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप इनमें से केवल जेड हटा दें, तो इस पूरी वैल्यू में से जेड हटा दें तो ये जो इतने बाकी जो कांस्टेंट्स वैल्यू हैं उनको अगर रखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा E = 2.18 × 10⁻−18 जेड स्क्वायर, और इस तरह से n1 का स्क्वायर और n2 इस तरह से। यहाँ ध्यान रखना है कि n2 हमेशा लार्जर वैल्यू रखनी है और n1 लोअर वैल्यू रखनी है। मतलब ये है कि आपको 2n1 और n2 की वैल्यूज दे रखी है तो आपको जो वैल्यू हायर वैल्यू है वो n2 की जगह पर रख दोगे, डेल्टा E कैलकुलेट होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे मतलब ये जो आएगा ये है जूल में पर इलेक्ट्रॉन और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनर्जी चेंज क्या आएगा वो हम इन फॉर्मूले, तो आपको मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है, समझ गए ना बच्चों। बाकी तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, क्या इनकी वैल्यूज हैं, तो इस तरह से आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, अब देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उनके कुछ नेम होते हैं और उन एनर्जी लेवल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जो उनका एनर्जी चेंज होता है, जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है उनके भी कुछ नेम हैं। देखो कैसे, ये है न्यूक्लियस मान लिया जाए और ये है एटम के एनर्जी लेवल्स। तो ये बता दूं कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, पहला ऊर्जा स्तर है जिसके लिए n = 1 है, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, स्थायी अवस्था। दूसरा जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी एनर्जी स्टेट्स अब बचते हैं केवल फर्स्ट को छोड़ दें तो उनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्थाएं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स। पहला मतलब जहां n की वैल्यू 2 है अर्थात n = 2 है वो पहली एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। n3 है जहां पर वो दूसरी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, इसी तरह से। और एक अनंत ऊर्जा स्तर है, इन्फिनिट लेवल है जिसके लिए n की वैल्यू इन्फिनिट होती है, अनंत ऊर्जा स्तर कहलाता है। समझ गए ना आपने कि फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट को छोड़कर बाकी एक्साइटेड स्टेट, और एक एनर्जी लेवल है इन्फिनिट में जिसके बाहर बाद में इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर अनंत में चला जाएगा। अब हम आते हैं पहला, देखो अगर आपको दो एनर्जी लेवल के बीच में जैसे n1 से n2 या n2 से n3 इस तरह के दो एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो उसको बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी या उत्तेजन ऊर्जा। समझ गए ना। और इसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, या 13.6 × z² 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, जब दो एनर्जी लेवल जिनकी वैल्यूज हमें पता हो n1 n2, ठीक है, तो n1 n2 या n1 से n3 जो भी है दो एनर्जी लेवल्स के बीच के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उसको बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा, जिसका ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा E2 जो मैंने बताया है कि मान लिया जाए फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन सीधा निकल के इन्फिनिट लेवल पे चला गया, मतलब एटम से बाहर हो गया, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है आयनन ऊर्जा, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल से सीधा इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिया, तो इसके लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। या जो भी एनर्जी चेंज हुआ वो कैसे कैलकुलेट करते हो, आप जानते हैं कि यहाँ पर डेल्टा E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्फिनिट माइनस E1, तो डेल्टा E जो है वो किसके बराबर बचेगा, -E1, मतलब हमारे पास डेल्टा E2 जो है, समझ गए ना, ये जो मैंने क्या ये लिखा है वो -E1 के बराबर होगा। E1 आप जानते हैं कि फॉर्मूला है 2.18 × 10⁻−18 × z² जूल पर इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लिख सकते हैं 13.6 × z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 इससे निकलाएगा, बस हमें Z पता हो कि मैंने कहा हाइड्रोजन की आयनन एनर्जी क्या होगी, आयनन ऊर्जा क्या होगी, तो 1 रख दें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। मैंने कहा हीलियम की कितनी होगी, तो वहां पर 2 रखोगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी,
तो इस तरह से n1 से इन्फिनिट लेवल में इलेक्ट्रॉन जाए तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कैलकुलेट करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी को पॉजिटिव में ले लें, वही आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड है सेपरेशन एनर्जी। मतलब है कि किसी भी एनर्जी लेवल से, चाहे वो ES1 से या ES2 से, यहां से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट लेवल में जाता है, समझ गए ना, तो इसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्योंकि ये जीरो होगी तो इसका मतलब है कि सेपरेशन एनर्जी जो उस एनर्जी लेवल की जो भी एनर्जी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हो जाएगी। En कैसे कैलकुलेट करें, तो E1/n²। जिस एनर्जी लेवल की सेपरेशन एनर्जी पूछी गई है उसकी वैल्यू रख दें, E1 आप इससे कैलकुलेट कर लें तो आप सेपरेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जीज होती हैं कि पहले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, बाहर एटम से कर दिया जाए, तो उसमें जो एनर्जी चेंज हुआ वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पहले ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जितनी ऊर्जा लगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। किसी भी n को फर्स्ट को छोड़कर किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करोगे तो वो सेपरेशन एनर्जी है। दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वो एक्साइटेशन एनर्जी है। तो इस तरह से मैंने सारी एनर्जीज बता दी, एनर्जी लेवल्स बता दिए, तो आप इन्हें नोट कर लें। फिर हम आगे और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ओके, अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एनर्जी लेवल्स के बीच में, उसमें जो एनर्जी चेंज होता है वो एक्चुअल में एक रेडिएशन के फॉर्म में होता है। मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, चाहे जंपिंग हो, मतलब चाहे एक्साइटेशन हो, चाहे जंपिंग हो, इसमें जो भी एनर्जी चेंज होगा वो एक रेडिएशन के फॉर्म में होता है। उसी से हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस बनती हैं। तो ये जो एनर्जी चेंज हुआ इसके करस्पॉन्डिंग में जो रेडिएशंस निकली, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, इनका क्या रिलेशन है, इसी को हम यहाँ ले रहे हैं। हम जानते हैं कि अभी हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था कि डेल्टा E = ये फॉर्मूला था हमारा। अब आगे हम जानते हैं कि डेल्टा E जो एनर्जी चेंज हुआ है, मतलब ये है न्यूक्लियस, और इस तरह से N1 और N2 यहाँ पर जो एक्साइटेशन हुआ या जो भी जंपिंग हुई, तो यहाँ जो डेल्टा E है वो hc/λ के बराबर होगा। मतलब यहाँ का एनर्जी चेंज हम रेडिएशन की एनर्जी के फॉर्म में लें तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से ले सकते हैं कि hc/λ या hν के बराबर। तो हम डेल्टा E की जगह ये वैल्यू रख दें hc/λ, ये सेम चलेगा। और आगे बढ़ा दें hc को यहाँ पर लाएं नीचे तो ये CH3 हो जाएगा और 1/λ बचेगा, या उसी को बोलते हैं V बार। ये जो आप इसमें देखें कि अगर आप Z को हटा दें, बाकी वैल्यू देखो आप पूरी कांस्टेंट है, चाहे कोई भी C हो, C यहाँ लाइट वेलोसिटी है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R, जिसकी वैल्यू है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स में या 10967800 मीटर इनवर्स में। ये चूंकि V बार के बराबर आएगा, ठीक है, इसीलिए वो V बार की यूनिट में आ रहा है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा V बार =RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसे बोलते हैं बाउमर इक्वेशन। इससे हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ इसके करस्पॉन्डिंग में जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वेव नंबर पता है तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां c क्या है आप जानते हैं, यहाँ पे कि लाइट वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हमें V बार पता है तो हम लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो वेव रेडिएशन निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेव नंबर क्या है। तो इस तरह का अभी हम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो इसका कई जगह यूज होगा, समझ गए ना। तो आप पहले इसे नोट कर लें। अब देखो, अगर हमें रिडबर्ग कांस्टेंट के बेस पर किसी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। देखो, एक तो डायरेक्ट है En का फॉर्मूला किसी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करने का, और एक रिडबर्ग कांस्टेंट के बेस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। क्यों? देखो, रिडबर्ग कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है -2π², ठीक है, E4mk²/CH3। अब हम एक En का फॉर्मूला जानते हैं कि En ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले ही डिराइव कर लिया है। इसको मैं और आगे बढ़ा दूं कि इसमें CH ऊपर और नीचे CH कर दूं,
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो इतना पार्ट आ गया, ये किसके बराबर हो गया? रेडबर्ग कांस्टेंट के, जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास En = -z² / n² r मतलब यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है और Ch। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पता हो। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया आपको, c यहाँ लाइट वेलोसिटी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो इससे हम किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी -En के बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब यही वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव ले लें तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी 2 × En होती है, तो इसका डबल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट के बेस पर किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी रिलेशंस थे मैंने आपको बता दिए। आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से, जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सबको अच्छी तरह से आप याद कर लें, फिर आप उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आपसे फॉर्मूले से रिलेटेड मैटर बताया मैंने। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।